सो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक गर्ग एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी फिरोजाबाद। तो जो पिछली जो यूनिट थी अपनी मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस यूनिट में हमने 4 चैप्टर डिस्कस किए थे। इंडियन लीगल सिस्टम, कंसेंट इन मेडिकल प्रैक्टिस, मेडिकल एथिक्स एंड मेडिकल नेग्लिजेंस। तो इंडियन लीगल सिस्टम में हमने आपको बताया था कि 12 सेक्शंस थे, 4 बीएनएस, 4 बीएनएसएस और 4 बीएसए के। वो सेक्शंस आपको याद रखने हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस चैप्टर में भी हमने बहुत सारे बीएनएस की बात की थी, 125, 125 ए, 125 बी, 106, 131, 271, 272। तो इन सब की बातें आपको याद रखनी है। और इसके अलावा मेडिकल एथिक्स और कंसेंट इन मेडिकल प्रैक्टिस की हमने बात की थी। तो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर थे उसमें वो 2 ही थे, इंडियन लीगल सिस्टम और मेडिकल नेग्लिजेंस। अगर टाइम ना हो तो आप मेडिकल एथिक्स और वो वाला चैप्टर छोड़ भी सकते हो, कंसेंट वाला, लेकिन कर ही लेना अगर टाइम है तो ध्यान रखना। इस प्रकार से आज अपन सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, तो आज हम यूनिट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सेक्सुअल जुरिस्प्रूडेंस। और सेक्सुअल जुरिस्प्रूडेंस यूनिट में 4 चैप्टर पढ़ेंगे, इंपोर्टेंस, वर्जिनिटी एंड डिलीवरी, अबॉर्शन, इन्फेंट डेथ एंड चाइल्ड अब्यूज और सेक्सुअल ऑफेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो इस यूनिट का है वो है सेक्सुअल ऑफेंस। अपन बात करें तो ध्यान रखना इस प्रकार से, रेप और रेप विक्टिम्स, एग्जामिनेशन, वो सारी बातें करेंगे उसमें। तो आज अपन चैप्टर ले रहे हैं इंपोर्टेंस, वर्जिनिटी एंड डिलीवरी है। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए इसको 2 पार्ट में देखेंगे। अगर एक ही पार्ट में देखेंगे तो 1 घंटे से ऊपर का चला जाएगा लेक्चर ना, इतना आप लोग देखोगे नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है लेक्चर लेने का। तो इसलिए 2 पार्ट में इसको देखेंगे, ध्यान रखना इस प्रकार से। सबसे पहले अपन पार्ट 1 में देख रहे हैं इंपोर्टेंस, वर्जिनिटी एंड डिलीवरी। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 शब्द आए आपके सामने है ना, इंपोर्टेंस, वर्जिनिटी और डिलीवरी है ना। इंपोर्टेंस का मतलब नपुंसकता, या फिर आप एक तरीके से कहो तो बच्चे पैदा न करने की क्षमता, इस प्रकार से ना। और वर्जिनिटी ध्यान रखना इस प्रकार से कुंवारापन, और डिलीवरी प्रसव प्रक्रिया अपन बात करें तो अभी अपन इंपोर्टेंस और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं। तो सबसे पहले आता है इंपोर्टेंस। देखो इंपोर्टेंस जो वर्ड होता है वो अपन मेल के लिए यूज करते हैं ना। इसी तरीके से फ्रिजिडिटी वर्ड होता है वो फीमेल के लिए यूज करते हैं, और स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी अपन दोनों के लिए यूज करेंगे, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी है ना। तो सबसे पहले आता है अपने सामने इंपोर्टेंस है ना। इंपोर्टेंस मतलब नपुंसकता, यानी कि ध्यान रखना है इनएबिलिटी टू अचीव या फिर मेंटेन पिनाइल इरेक्शन है। पिनाइल इरेक्शन हो ही नहीं पा रहा, या फिर हो गया तो उसे मेंटेन नहीं कर पा रहा मेल अगर, तो वो है इंपोर्टेंस है ना। और ध्यान रखना है लॉस ऑफ सेक्सुअल एरोजर इन द फीमेल, दैट इज अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, फ्रिजिडिटी है ना। तो लॉस ऑफ सेक्सुअल एरोजल इन द फीमेल दैट इज फ्रिजिडिटी, या फिर से कोल्डनेस भी कहा जाता है, ठंडा पड़ जाना अपन बात करें तो ना। तो ठंडी पड़ गई फीमेल अपन बात करें तो सेक्सुअल एरोजल ही नहीं है ना, मतलब इच्छा ही नहीं है कुछ, तो ध्यान रखना वो है फ्रिजिडिटी। और स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी में क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी टू कंसीव या बेजेट्स चिल्ड्रन, गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं है या फिर बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं है, वो हो जाएगा स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी है ना। तो तीनों शब्द आपको ध्यान रखने, इंपोर्टेंस, फ्रिजिडिटी एंड स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी बोलो चाहे इनफर्टिलिटी बोलो एक ही बात है। इंपोर्टेंस वर्ड मेल के लिए, फ्रिजिडिटी वर्ड फीमेल के लिए, एफ से फ्रिजिडिटी, एफ से फीमेल, और स्टेरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी दोनों के लिए यूज करते हैं ना। इनएबिलिटी टू अचीव एंड मेंटेन पिनाइल इरेक्शन इंपोर्टेंस हो जाएगा, लॉस ऑफ सेक्सुअल arousal in the female frigidity and inability to conceive या beget children, that is sterility या infertility। अपन बात करें तो समझ में आ गई होगी बातें। तो अब यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजी आती है, एक आता है सेटेरियासिस और एक आता है निम्फोमानिया। देखो सेटेरियासिस का मतलब है इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर इन द मेल। अपन बात करें तो ना, मेल में सेक्स करने की इच्छा ज्यादा है तो सेटेरियासिस, एंड फीमेल में सेक्स करने की इच्छा ज्यादा है तो निम्फोमानिया। तो इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर इन द मेल दैट इज सेटेरियासिस, एंड इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर इन द फीमेल निम्फोमानिया। तो सेटेरियासिस तो मुझे लग रहा है आप में से भी कुछ लोग होंगे, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो सेटेरियासिस एंड निम्फोमानिया आपको ध्यान रखना इस प्रकार से ना। अब आता है अपने सामने कॉजेज ऑफ इम्पोर्टेंसी। तो इम्पोर्टेंसी है किसी मेल में तो वो क्यों है ना। तो अपन सबसे मोस्ट कॉमन रीजन तो देखेंगे इंपोर्टेंसी का, वो देखेंगे साइकोलॉजिकल रीजन होता है ना, उसका दिमाग ही खराब है बंदे का ना। वो हमेशा एंजाइटी में, डिप्रेशन में, कोई स्ट्रेस है, कोई डर लगता है उसको, फियर है, ध्यान रखना इस प्रकार से। और आपको पता है एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फियर, इन सब में कौन सा सिस्टम स्टिमुलेट होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम। और पेनिस में इरेक्शन कौन सा सिस्टम करवाता है, ये बात आपको पता होगी, पैरासिम्पैथेटिक है ना। 3 बातें पता होंगी, फिजियोलॉजी में पढ़ी होंगी फर्स्ट ईयर में। पेनिस में इरेक्शन करवाता है पैरासिम्पैथेटिक, इजैकुलेशन करवाता है सिंपैथेटिक, और मिक्सचुरेशन करवाता है पैरासिम्पैथेटिक। और एक क्वेश्चन भी आता है कि इजैकुलेशन और मिक्सचुरेशन एक साथ नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि दोनों को अलग अलग सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं और दोनों सिस्टम एक साथ स्टिमुलेट हो नहीं सकते। तो ये बातें फिजियोलॉजी में पढ़ी होंगी सारी। अभी मैं क्या कह रहा हूं कि जब कोई मेल एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, घबराहट हो रही है, बहुत डर लग रहा है उसको, तो उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट है। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेट है तो पेनिस में इरेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि पेनिस में इरेक्शन करवाता है पैरासिम्पैथेटिक। तो इसलिए अपन बात करें तो उसका मोस्ट कॉमन जो रीजन है
इंपोर्टेंसी का या पिनाइल इरेक्शन नहीं होने का, वो क्या है, साइकोलॉजिकल रीजन है ना। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक कॉज बोल ले तो वेस्कुलोजेनिक। ऑर्गेनिक कॉज का मतलब ऑर्गन में ही कुछ दिक्कत है, तो वो क्या दिक्कत हो सकती है, वेस्कुलोजेनिक। ब्लड सप्लाई ही प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही पेनिस तक। आपको पता है इरेक्शन होता है क्यों, क्योंकि ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है पेनिस की तरफ, तभी तो इरेक्शन होता है। तो जब ब्लड सप्लाई ही नहीं पहुंच पा रही तो अच्छे से, तो फिर जो है कैसे होगा इरेक्शन ना। तो मोस्ट कॉमन कॉज पूछ ले साइकोलॉजिकल, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक कॉज पूछ ले तो आपका वेस्कुलोजेनिक है ना। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल कुछ दिक्कत हो सकती है, ऊपर से सिग्नल ही नहीं आ रही इरेक्शन होने के। कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज हो सकती है, कंजेनाइटल का मतलब जन्मजात है, तो जन्मजात कुछ डिफॉर्मिटीज हो सकती है पेनिस के अंदर, या कोई एक्वायर्ड डिजीज हो सकती है लाइक इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी अपन बात करें तो ध्यान रखना इस प्रकार से ना। पेनिस में कोई इन्फेक्शन हो गया, मैलिग्नेंसी हो गई तो फिर इरेक्शन नहीं हो पाएगा ना। तो ये सारे कॉज हो सकते हैं इंपोर्टेंसी के, ध्यान नहीं रखना इस प्रकार से। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, साइकोलॉजिकल इंपोर्टेंसी एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज। तो देखो यहाँ पे दो टर्म आती है साइकोलॉजिकल इंपोर्टेंसी में, एक आता है इंपोर्टेंस क्योर्ड हैंक और एक आता है इंपोर्टेंस क्योर्ड हंक। दोनों में सिर्फ ए और यू का फर्क है ना, तो ध्यान रखना है यू से यूट्रस। यूट्रस किस में होता है, फीमेल में, तो जो इंपोर्टेंस क्योर्ड हंक है वो अपन फीमेल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो इंपोर्टेंस क्योर्ड हंक किस में हो जाएगा, मेल में हो जाएगा ना। तो क्या दिक्कत है ना, दिक्कत ये कि मान लो कोई मेल है ना, वो बाकी सभी औरतों के साथ इंपोर्टेंट नहीं है, छोड़ करके सिर्फ एक फीमेल के साथ है ना। तो ध्यान रखना है मेल सिर्फ एक फीमेल के साथ इंपॉर्टेंट है, मतलब जब वो उस फीमेल के साथ सेक्स करने की कोशिश करता है तब पिनाइल इरेक्शन नहीं होता, बाकी फीमेल के साथ करेगा तो हो जाता है पिनाइल इरेक्शन ना। तो मेल इंपॉर्टेंट विद वन पर्टिकुलर फीमेल है बट नॉट विद अदर्स है ना। और इसी तरीके से फीमेल क्या हो जाएगा, फीमेल इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट वर्ड वैसे अपन मेल के लिए यूज करते हैं, लेकिन एक फ्रिजिडिटी मान लो, फीमेल फ्रिजिडिटी विद वन पर्टिकुलर मेल बट नॉट विद अदर्स। सीधी सी बात है, जब मेल किसी पर्टिकुलर मेल का सभी औरतों के साथ सेक्स करने में पिनाइल इरेक्शन हो जाता है, लेकिन उस पर्टिकुलर फीमेल के साथ नहीं होता, हो सकता है वो पर्टिकुलर फीमेल उसकी वाइफ ही हो, ठीक है ना। इसी तरीके से फीमेल भी सेक्सुअल एरोजल में रहती है बाकी सभी मेल के साथ है, लेकिन वन पर्टिकुलर मेल के साथ उसका सेक्स करने की इच्छा नहीं होती है ना। तो मेल जो है इंपॉर्टेंट है विद वन पर्टिकुलर फीमेल, वो हो सकता है उसकी वाइफ ही क्यों ना हो, बाकी औरतों के साथ इंपॉर्टेंट नहीं है वो, बाकी सबके साथ तो पिनाइल इरेक्शन हो जाता है उसका। इसी तरीके से फीमेल इंपॉर्टेंट है विद वन पर्टिकुलर मेल, बाकी मेल के साथ इंपॉर्टेंट नहीं है वो, बाकी सब में तो सेक्सुअल एरोजल सेक्सुअल इच्छा होती है उसको ना, लेकिन एक वन पर्टिकुलर मेल से नहीं होती, हो सकता है वो मेल उसका हस्बैंड ही हो। तो ध्यान रखना है, अगर ऐसी कंडीशन है तो मैरिज कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, तो कोर्ट उस शादी को अमान्य कर सकता है क्योंकि कंजुमेशन ही नहीं हुआ उस शादी में। ये कंजुमेशन क्या होता है अपन पढ़ेंगे डिटेल में भी, कंजुमेशन वही है सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो ध्यान रखना इस प्रकार से, जब कंजुमेशन ही नहीं हुआ तो शादी को कानूनी अमान्य कर दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, नल एंड वॉइड किया जा सकता है, अपन अभी नीचे देखेंगे। तो ध्यान रखना इंपोर्टेंस क्योर्ड हंक एंड इंपोर्टेंस क्योर्ड हंक, हैंक और हंक, मेल इंपोर्टेंट विद वन पर्टिकुलर फीमेल, फीमेल इंपोर्टेंट विद वन पर्टिकुलर मेल, दोनों टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है इस प्रकार से ना। अब अपन बात कर रहे हैं मैरिज की कुछ टर्मिनोलॉजी की और हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं इस प्रकार से, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो देखो हिंदू मैरिज एक्ट जो होता है ना वो वैलिड मैरिज में दिया जाता है सेक्शन 5 के द्वारा ना। तो वैलिड मैरिज, मैरिज की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है, वो आप बुक से देख लेना, गौतम विश्वास से, नारायण रेड्डी से। तो मैंने बात अपन ने क्या बात की, मैरिज की एक जनरल हम आपको मतलब समझाएं। तो मैरिज का मतलब है कि समाज ने आपको परमिशन दे दी है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की, अपन बात करें तो ना। तो मैरिज का सीधा सा मतलब यही है, एक सोशल परमिशन आपको मिल गई है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की दो लोगों के बीच, मतलब एक कपल को जो है समाज ने परमिशन दे दी है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की, वो होती है मैरिज। तो वैलिड मैरिज दी जाती है सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। फिर आता है नलिटी ऑफ मैरिज, नलिटी का मतलब अमान्य कर देना मैरिज को, ध्यान रखना इस प्रकार से। नलिटी में क्या हो जाएगा इस प्रकार से, दो चीजें होती है, नल एंड वॉइड एंड वॉइडेबल। और अब एक पॉइंट आता है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नल एंड वॉइड, ध्यान रखना है ना। शादी के बाद से कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये हिंदी में डाल दिया, किसने डाला है ये, सॉरी, ध्यान रखना इस प्रकार से। मैंने बात अपन क्या बात कर रहे हैं, नल एंड वॉइड, वॉइडेबल और डाइवोर्स, तीन कंडीशन की अपन बात कर रहे हैं इस प्रकार से। तो सबसे पहले तो नल एंड वॉइड ना, नल एंड वॉइड का मतलब है शादी को अमान्य कर देना, वॉइडेबल भी यही होता है, लेकिन दोनों की कंडीशन अलग होती है ना। नल एंड वॉइड में क्या होगा, पॉइंट आता है यहाँ पे वॉइड अब इनिशिया, तो मैरिज नेवर एग्जिस्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, अपन बात करें तो मैरिज जो है वो स्टार्टिंग से एग्जिस्ट ही नहीं हुई है, सीधी सी बात है, हिंदी में भी लिख रखा है हमने, शादी के बाद से कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं हुआ तो कोर्ट मैरिज को स्टार्ट से ही नल डिक्लेयर कर देगा। तो मैंने बोला ना कि शादी का मतलब ही क्या है, एक सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की
परमिशन मिल गई है समाज से आपको, तो ध्यान रखना है जब कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं हुआ तो कानूनन अमान्य हो जाएगी वो शादी, ध्यान रखना ना। शादी के बाद से वो काम ही नहीं हुए जो शादी के बाद होने चाहिए थे, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो वॉइड अब इनिशियल, देखो ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग सा है, मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ खास है इस चैप्टर में, बस कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखनी है इस प्रकार से ना। बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें, फिकंडेशन अब एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, मैसेज वो मंचुसियन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी, बहुत सारे है ना, सेकंड बेबी सिंड्रोम, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें। तो इतना कुछ काम के नहीं है वो, ध्यान रखना इस प्रकार से, जस्ट आपको याद ही रखने, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, ध्यान नहीं रखना इस प्रकार से ना। तो लीगल प्रोविजन है इनवैलिड फ्रॉम स्टार्ट ना, स्टार्टिंग से ही शादी को इनवैलिड कर दिया जाएगा नल एंड वॉइड में। वॉइडेबल में क्या होगा, अगर एक पार्टी ने कोर्ट में जाकर के अप्लाई कर दिया तो ध्यान रखना है शादी नल कर दी जाती है इसमें। तो इसमें आता है सेक्शन 11 एंड 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। और डाइवोर्स में क्या होता है, लीगली मैरिड कपल होते हैं आस्किंग फॉर लीगल सेपरेशन, तो पार्टनर एलिजिबल फॉर एलिमनी। एलिमनी तो आपको पता ही होगा, ध्यान रखना, इस प्रकार से बहुत सारे केसेस चल रहे हैं अभी तो एलिमनी के ऊपर, तो ध्यान रखना सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ना। मेन बात क्या है, नल एंड वॉइड का मतलब है, वॉइड अब इनिशियल, नल एंड वॉइड और वॉइडेबल दोनों का मतलब यही है, मान्यता रद्द कर दी जाएगी शादी की। नल एंड वॉइड में तो ये है कि स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं हुआ शादी जैसा ना, वॉइड अब इनिशियल कंडीशन है तो इनवैलिड कर दी जाएगी स्टार्ट से ही ना। वॉइडेबल में ये है कि कंज्यूमेशन जरूर हो गया होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया होगा, लेकिन अगर एक पार्टी जाएगी कोर्ट के पास तो शादी को नल एंड वॉइड मतलब नल कर दिया जाएगा, ध्यान रखना इस प्रकार से। और वॉइडेबल के लिए सेक्शन आता है 11 एंड 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ना। और डाइवोर्स में अपन बात करें क्या होगा, एक लीगली मैरिड कपल है, अगर वो लीगल सेपरेशन चाहते हैं तो उनमें कोर्ट जो है डाइवोर्स करवाएगा उनका। तो इसमें पार्टनर जो है, फीमेल पार्टनर जो होती है वो एलिजिबल होती है एलिमनी के लिए। और सेक्शन आता है 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ध्यान रखना इस प्रकार से नाम। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसकी वही बोल रहा हूँ, मुझसे वही याद रखनी है आपको, ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो सेक्शन 11, 12, 13 एंड 5 ये हिंदू मैरिज एक्ट के यहाँ पे आते हैं। मैंने बात अपन ने क्या बात की, अपन अब बात कर रहे हैं लीगल ग्राउंड्स की, नल एंड वॉइड, वॉइडेबल एंड डाइवोर्स, कि कब कब कोर्ट जो है शादी को नल एंड वॉइड कर सकता है, कब अपन बात करें तो वॉइडेबल होगी और कब डाइवोर्स की कंडीशन आएगी ना। तो सबसे पहले तो अबेंडमेंट ऑफ वर्ल्डली लाइफ अपन बात करें तो रिनंसिएशन, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है और एक फ्रिजिडिटी लिखा है, दोनों का मतलब ये अपन देखेंगे। सबसे पहले नल एंड वॉइड कब हो सकती है शादी है ना, कोर्ट कब आपकी शादी को कानूनन अमान्य कर सकता है, तो सीधी सी बात है बाईगेमी की कंडीशन हो जाए। बाईगेमी को हिंदी में कहते हैं द्विविवाह, पार्टनर ऑलरेडी हैज अनदर लिविंग स्पाउस, तो ध्यान रखना है ना, एक शादी कर रखी है दूसरी भी कर ली अपन बात करें तो पार्टनर के पास ऑलरेडी एक अनलिविंग स्पाउस है, तो फिर जो है शादी नल एंड वॉइड हो सकती है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हो, प्रोहिबिटेड का मतलब जिनको अलाउड नहीं होता, निषेध बोलते हैं हिंदी में, जो अलाउड नहीं होती जो चीजें, दैट इज मैरिज बिटवीन ब्लड रिलेशन अपन बात करें तो ना। तो मैरिज बिटवीन ब्लड रिलेशन लाइक मैरिज बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, मदर एंड सन, फादर एंड डॉटर, तो ये शादियां भी नल एंड वॉइड कर दी जाएंगी, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो पार्टनर के पास एक ऑलरेडी लिविंग स्पाउस है तो शादी नल एंड वॉइड कर दी जाएगी उसकी, और अगर ब्लड रिलेशन के बीच में मैरिज हो रही है तो वो भी जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है तो वो भी क्या कर दी जाएगी, नल एंड वॉइड कर दी जाएगी ना। फिर आता है वॉइडेबल, कब कब शादी को कानूनन अमान्य किया जाएगा, मतलब शादी हो गई है लेकिन अगर एक पार्टनर जा रहा है कोर्ट में कि हमारी शादी को रद्द किया जाए तो कब कब कोर्ट उसको रद्द कर सकता है। तो सबसे पहला 5 आई आते हैं यहाँ पे ना, 5 आई से याद रखोगे। पहला आई आता है इनक्योरेबल इंपोटेंसी, इनक्योरेबल का मतलब होता है ला इलाज, यानी कि जिसका कोई इलाज ही नहीं है ना, क्योर का मतलब होता है इलाज, इनक्योरेबल मतलब जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो इनक्योरेबल इंपोटेंसी, मेल पार्टनर को इंपोटेंसी है और ऐसी इंपोटेंसी जिसका कोई इलाज ही नहीं है ना। इनक्योरेबल इंसैनिटी, इनक्योरेबल इंसैनिटी, इंसैनिटी का मतलब होता है पागलपन, तो एक पार्टनर जो है इंसैन है एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो एक पार्टनर पागल है शादी के समय और उसका कोई इलाज भी नहीं है तो भी शादी नलिटी पे जा सकती है, वॉइडेबल पे जा सकती है ना। इनवैलिड कंसेंट, शादी के समय इनवैलिड कंसेंट ले ली, इनवैलिड कंसेंट पढ़ाई थी कंसेंट इन मेडिकल प्रैक्टिस में, वैलिड कंसेंट के रूल पढ़ाए थे सेक्शन 28 बीएनएस, याद हो तो कुछ है ना। तो फ्रॉड के द्वारा फोर्स्ड कंसेंट, इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में कंसेंट अगर ली गई है तो वो इनवैलिड होती है, इनवैलिड कंसेंट में भी शादी क्या होती है, वॉइडेबल कर दी जाएगी ना। इम्प्रेग्नेटेड वाइफ, शादी के समय वाइफ प्रेग्नेंट है किसी और से है ना, तो ध्यान रखना इस प्रकार से, बाय समवन अदर देन हस्बैंड एट द टाइम ऑफ मैरिज है ना। तो फीमेल पार्टनर इज प्रेग्नेंट बाय समवन अदर देन हस्बैंड एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी के समय जो फीमेल पार्टनर है वो प्रेग्नेंट है किसी और से, हस्बैंड के अलावा किसी और से प्रेग्नेंट है तो भी वॉइडेबल कर दी जाएगी मैरिज। और इंपर्सोनेशन की कंडीशन है, इंपर्सोनेशन का मतलब वही है भेष बदलना, कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फॉल्स आइडेंटिटी, बताया था इससे शादी करेंगे करवा किसी और से दी तो भी अपन बात करें शादी को खत्म किया जा सकता है, अमान्य किया जा सकता है, वॉइडेबल की कंडीशन है ना। तो 5 आई है जहां पे शादी आपकी अमान्य की जा सकती
सकती है कानूनन इनक्योरेबल इम्पोर्टेंसी, इनक्योरेबल इंसैनिटी, इनवैलिड कंसेंट, इम्प्रेग्नेटेड वाइफ और इम्पर्सोनेशन की कंडीशन ना, इनमें शादी वॉइडेबल कर दी जाएगी ना। अब आता है डाइवोर्स। डाइवोर्स का मतलब है लीगली मैरिड कपल थे, अब वो डाइवोर्स चाहते हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो कब कब डाइवोर्स दिया जा सकता है उसमें ना, तो कंडीशंस होती है, सबसे पहला आता है डेसर्शन। इसको डाइवोर्स से याद रखेंगे, निमोनिक इसका डाइवोर्स ये है, डी से आ जाएगा डेसर्शन। डेसर्शन का मतलब परित्याग, 2 साल से ज्यादा से वो अलग रह रहे हैं एक दूसरे से, तो डाइवोर्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, मतलब डाइवोर्स दे सकते हैं कोर्ट के थ्रू एक दूसरे को। इनक्योरेबल इंसैनिटी यहां भी आता है। वी से आ जाएगा वेनेरियल इनक्योरेबल डिजीज, कोई वेनेरियल डिजीज है, कोई सेक्सुअल डिजीज है, वो भी कैसी इनक्योरेबल, इलाज ही नहीं है उसका कोई, तो भी डाइवोर्स जो है डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। वो ऑफेंस है, कोई अपराध कर दिया हो हस्बैंड ने, रेप, बेस्टियलिटी, ये सब क्या होते हैं, सेक्सुअल ऑफेंस पढ़ेंगे अपन। तो कोई अपराध कर दिया हो हस्बैंड ने तो भी ऑफेंस की, रेप वैसे हस्बैंड के द्वारा नहीं माना जाता रेप केस, मान ले किसी और से करवा दिया हो उसने रेप केस है ना, तो भी मतलब कोई ऑफेंस किया हो उसने तो भी जो है फाइल कर सकते हैं डाइवोर्स की आप। रिनंसिएशन है, रिनंसिएशन का मतलब होता है संन्यास, डेफिनेशन मैंने ऊपर लिख रखी है, अबेंडमेंट ऑफ वर्ल्डली लाइफ, जो भी सांसारिक मोह माया है, सांसारिक जीवन है, उससे संन्यास ले लेना। अपन बात करें तो ध्यान रखना इस प्रकार से, संत बन जाना या फिर कोई रिलीजन कन्वर्जन कर देना, तो भी अपन बात के डाइवोर्स केस फाइल हो सकता है। कोई क्रुएल्टी कर दी हो, किसी तरीके की क्रूरता दिखा दी हो फिजिकल या मेंटल, तो भी डाइवोर्स केस फाइल हो जाएगा। एब्सटिनेंस फ्रॉम सेक्स, सेक्स ही नहीं करना चाहते वो, तो भी डाइवोर्स केस फाइल हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो, अडल्ट्री कंडीशन हो, अडल्ट्री क्या होती है अपन देखेंगे अभी, किसी और से दूसरे से अफेयर चल रहा है, हस्बैंड का किसी दूसरे की वाइफ से, वाइफ का किसी दूसरे के हस्बैंड से अफेयर चल रहा हो, अपन बात करें तो ये सब कंडीशंस होती है जहां पे डाइवोर्स केस आप फाइल कर सकते हो कोर्ट में ना। ऐसा नहीं है कि हम दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो डाइवोर्स हम फाइल कर देंगे, भाई दिखाने पड़ेंगे रीजन क्यों आप करना चाहते हो डाइवोर्स केस पर ना। तो ध्यान रखना इनमें से अगर कोई भी रीजन है तो डाइवोर्स केस आपका सबमिट हो जाएगा वहां पे कोर्ट में, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से ना। तो ये तीनों कंडीशन ध्यान रखनी है, कब कब शादी नल एंड वॉइड होगी, कब वॉइडेबल होगी, कब डाइवोर्स केस फाइल किया जाएगा, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। अब अपन बात कर रहे हैं कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज एंड फिकंडेशन अब एक्स्ट्रा। अपन बात करें तो कंज्यूमेशन वर्ड के दो मतलब होते हैं और दोनों ही मतलब यहाँ पे यूज आएंगे। पहला मतलब तो है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब समाप्त कर देना, शादी को ही समाप्त कर देना इस प्रकार से। और एक कंज्यूमेशन का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। अपन बात करें तो देखो क्या है कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज है ना, तो कंज्यूमेशन का मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स, यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स है कंज्यूमेशन का मतलब। तो देखो शादी में को आप समाप्त करना चाहते हो किस बेस पर कि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ हमारे बीच है ना। तो अपन बात करें तो कब कब माना जाएगा उस कंडीशन को ना, देखो कंप्लीट पेनाइल पेनिट्रेशन होना चाहिए वेजाइना में ना, कंप्लीट पेनाइल पेनिट्रेशन अगर नहीं हुआ वेजाइना में तो अपन बात करें उसे सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। रिक्वायर एटलीस्ट वन सक्सेसफुल एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स पोस्ट मैरिज, शादी के बाद कम से कम एक तो एक्ट उसको करना ही पड़ेगा हस्बैंड को सेक्सुअल इंटरकोर्स का, और डज नॉट इंक्लूड टू इनएबिलिटी टू सैटिस्फाई द पार्टनर, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। मेन बात क्या है कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज का मतलब यहाँ पे क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि कब माना जाएगा कि शादी में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है, शादी के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है, ऐसा कब माना जाएगा। पहला तो तब जब कंप्लीट पेनाइल पेनिट्रेशन हुआ हो, है ना, ध्यान रखना है कंप्लीट पेनाइल वेजाइना के अंदर गया है, पेनिट्रेशन हुआ है, तो ही उसे सक्सेसफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स माना जा सकता है ना। या फिर अगर पेनाइल पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है तो कम से कम एक एक्ट तो होना ही चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स का उनके बीच। और अगर अपन बात करें तो ऐसी कंडीशन है कि पार्टनर दूसरे पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा तो फिर उसे कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज मतलब आप शादी समाप्त करोगे, ये सब बातें नहीं मानी जाएगी ना। इसको याद ही रख लो, अपन बातें कंफ्यूजिंग है, मेरे भी खास समझ में नहीं आया ये। मेन बात क्या है अगर थोड़ा समझाना चाहें तो आपको कि कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज शादी के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, इसको कब माना जाएगा। एक तो कंप्लीट पेनाइल पेनिट्रेशन हुआ हो वेजाइना में और एक कम से कम वन सक्सेसफुल एक्ट हुआ हो सेक्सुअल इंटरकोर्स का ना। अगर पार्टनर दूसरे पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा तो उसको कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज में इंक्लूड नहीं करेंगे। उस बेस पर आप ये नहीं कह सकते हमारी शादी समाप्त करो, ध्यान रखना इस प्रकार से। सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा तो शादी समाप्त नहीं होगी, ध्यान रखना है। हाँ लेकिन पेनाइल पेनिट्रेशन ही नहीं हो रहा, सेक्सुअल इंटरकोर्स का कोई एक्ट ही नहीं हुआ तो शादी समाप्त कर सकते हो, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो अब आता है फिकंडेशन अब एक्स्ट्रा। फिकंडेशन अब एक्स्ट्रा का मतलब है इंप्रेग्नेशन विदाउट पेनिट्रेशन। सीधी सी बात है पेनिस का पेनिट्रेशन हुआ ही नहीं
नहीं, फिर भी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। अरे ऐसा कैसे हो गया? जब पिनाइल पेनिट्रेशन ही नहीं होगा तो सीमेन अंदर नहीं जाएगा, स्पर्म अंदर नहीं जाएंगे, स्पर्म अंदर नहीं गए तो फीमेल प्रेग्नेंट कैसे होगी? तो ध्यान रखना इस प्रकार से कंसेप्शन इन ए फीमेल, कंसेप्शन का मतलब प्रेगनेंसी, गर्भधारण, अकरिंग व्हेन सीमेन इज डिपॉजिटेड ऑन द वल्वा और अपर थाई। अगर वल्वा के रीजन में, अपर थाई के रीजन में भी अगर सीमेन डिपॉजिट हो गया तो स्पर्मेटोजोआ विल ट्रैवल 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 एंड रीच टू द, ध्यान रखना इस प्रकार से वेजाइना एंड यूट्रस। ध्यान रखना ना, अगर मान लो अपर थाई में और वल्वा पोर्शन में अगर स्पर्मेटोजोआ आपका डिपॉजिट हुए हैं तो वो ट्रैवल करते 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 पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन तक और जाकर के फीमेल को प्रेग्नेंट कर देते हैं इस प्रकार से ना। तो प्रेगनेंसी डज नॉट ऑलवेज मीन इंप्लाई दैट द मैरिज हैज बीन कंज्यूमेटेड। तो एक बात याद रखना ना, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो जरूरी नहीं है कि शादी के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही हो। ध्यान रखना ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के मतलब कंज्यूमेशन होने के ये सब रीजन है। कंप्लीट पिनाइल पेनिट्रेशन को ही माना जाएगा कंज्यूमेशन। कंप्लीट पिनाइल पेनिट्रेशन नहीं है तो उसे कंज्यूमेशन नहीं माना जाएगा, लेकिन उसके बिना भी प्रेगनेंसी हो सकती है। इसीलिए कहते हैं प्रेगनेंसी डज नॉट ऑलवेज मीन दैट द मैरिज हैज बीन कंज्यूमेटेड। तो ध्यान रखना, बातें समझ में आ गई होंगी। लीगल इंप्लीकेशन क्या है? इफ ए फीमेल इज प्रेग्नेंट बाय फेकंडेशन अब एक्स्ट्रा कंप्लीट सेक्सुअल इंटरकोर्स में हैव नॉट अकर्ड, तो प्रेग्नेंट वुमन कैन अप्लाई फॉर नलिटी ऑफ मैरिज। अपन बात करें तो नाम, तो मैंने क्या बोला, अगर फीमेल प्रेग्नेंट हुई है लेकिन कंप्लीट सेक्सुअल इंटरकोर्स उनके बीच में नहीं हुआ है, यानी कि फिकंडेशन अब एक्स्ट्रा की कंडीशन है और मेडिकली ये प्रूव हो जाता है कि हस्बैंड जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो फीमेल जो है केस फाइल कर सकती है डाइवोर्स का या फिर नलिटी ऑफ मैरिज का। डाइवोर्स तो नहीं कहेंगे, नलिटी ऑफ मैरिज का अपन बात करें तो केस फाइल हो सकता है ना। देखो डाइवोर्स तब कहते हैं जब अपन बात करें तो नलिटी ऑफ मैरिज की कंडीशन फेल हो जाए ना, जब आप शादी रद्द करवाना चाहते हो लेकिन शादी रद्द करवाने के जो ये रीजन है वॉइडेबल, नल वॉइड, ये खत्म हो जाए ना, इन सब में से कुछ भी ना मिले पार्टनर के अंदर, तो डाइवोर्स की कंडीशन हम उसे कहेंगे। ध्यान रखना इस प्रकार से ना, लीगली मैरिड कपल विल आस्क द लीगल सेपरेशन, तो उसे डाइवोर्स की कंडीशन कहा जाएगा ना। तो मेन बात क्या है, ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, फिकंडेशन अब एक्स्ट्रा। कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज का मतलब क्या? कंप्लीट पिनाइल पेनिट्रेशन होना चाहिए और आपका ध्यान रखना एक एक्ट तो होना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स का, और पार्टनर को सेटिस्फाई ना कर पाए ये कोई कंडीशन नहीं होती इसमें कंज्यूमेशन में। कंज्यूमेशन का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स। ध्यान रखना अगर कंज्यूमेशन नहीं हुआ मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ तो भी फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि कंज्यूमेशन का मतलब तो क्या है? कंप्लीट पिनाइल पेनिट्रेशन होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, कंप्लीट पिनाइल पेनिट्रेशन नहीं होने पर भी फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है स्पर्मेटोजोआ के ट्रैवलिंग की वजह से। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, प्रेग्नेंट हुई है फिकंडेशन ऑफ एक्स्ट्रा की वजह से, और तो अगर हस्बैंड उसका मेडिकली इंपॉर्टेंट घोषित कर दिया जाता है तो ध्यान रखना इस प्रकार से फीमेल डाइवोर्स केस के लिए या नलिटी ऑफ मैरिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डाइवोर्स तो मत बोलो, नलिटी ऑफ मैरिज के लिए अप्लाई कर सकती है। ये नहीं समझ में आया होगा तो एक बार थोड़ा रिवाइंड करके देख लो वीडियो, क्या कहना चाह रहा हूं मैं इस प्रकार से ना। थोड़ा गपचप हो गया वो तो, आप है ना, कुछ खास भी नहीं है वैसे, इतना ना याद हो तो भी, पर ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं ART, ये तो आसान सही है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जब मेल में प्रॉब्लम हो तो कुछ चीजें मेल से करवाई जाएंगी और फीमेल में दिक्कत है तो कुछ काम फीमेल में किए जाएंगे जिससे उनको एक बेबी हो सके, चिल्ड्रन हो सके ना। तो टाइप्स ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स ART अपन बात करें तो आपने पढ़ी हुई है सारी 12th में नीट की तैयारी के टाइम पे। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इंट्रायूट्राइन कर सकते हैं इसमें ना, आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन किया जाएगा, कब करते हैं वो देखेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट एंड गिफ्ट आपने पढ़ी हुई है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI, तो ध्यान रखना ना। तो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर, और इसके अलावा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, सरोगेसी या बॉम्ब रिलीजिंग कहते हैं उसको। तो ये सारी टेक्निक्स होती हैं जब नेचुरली चिल्ड्रन ना हो पाए, तब अपन बात करें ना। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI आप बहुत यूज करते होगे आज के टाइम पे। एक AI यहाँ भी है मेडिकल साइंस में भी, तो ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। AI की फुल फॉर्म बता देना जरा, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ द फीमेल इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट टू अचीव प्रेगनेंसी, डेफिनेशन बताने की जरूरत ही नहीं होगी। तो आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ द सीमेन इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट टू अचीव प्रेगनेंसी अपन बात करें तो अब ये दो तरीके का AI होमोलोगस और AI डोनर है। AI होमोलोगस में क्या होगा, AI होमोलोगस बोल दो चाहे AI,
हस्बैंड बोल दो ना। तो इसमें हस्बैंड का सीमन यूज करते हैं, ठीक है ना, क्यों, और हस्बैंड का सीमन कब यूज करेंगे, जब सीमन क्वालिटी गुड है, नॉर्मल है, लेकिन मेल डिपॉजिट नहीं कर पा रहा स्पर्मेटोजोआ को, फीमेल ट्रैक्ट में इंपोर्टेंसी की कंडीशन है इस प्रकार से। तो ध्यान रखना कंसेंट यहाँ पे किस किस की चाहिए, मैंडेटरी कंसेंट चाहिए फ्रॉम बोथ, वाइफ की भी चाहिए और हस्बैंड की भी चाहिए ना। और एआई डोनर की बात करेंगे, एआई डोनर में क्या हो जाए, अच्छा वो अगले पीपीटी में है। तो मैंने बात अपन ने क्या बात की, एआई होमोलोगस और एआई डोनर है। एआई होमोलोगस में क्या होगा, एआई होमोलोगस को एआई हस्बैंड भी कह सकते हो। इसमें सीमेन जो होगा वो हस्बैंड का लिया जाएगा, और कब लिया जाता है हस्बैंड का सीमेन, जब सीमेन की क्वालिटी गुड हो, नॉर्मल हो, लेकिन वो सीमेन को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में डिपॉजिट नहीं कर पा रहा, तब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होमोलोगस किया जाता है। और इसमें कंसेंट दोनों की चाहिए, हस्बैंड प्लस वाइफ दोनों की मैंडेटरी कंसेंट आप साइन करवाए जाएंगे उनके, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, एआई डोनर की। अगली पीपीटी खोलता हूं। अपन ने क्या बात की, एआई होमोलोगस में कंसेंट किसकी, सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ की, जबकि एआई डोनर में किसकी कंसेंट, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस डोनर की वाइफ की भी, चारों के सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे आपको, ध्यान रखना है। अब पहले बात कर लेते हैं एआई होमोलोगस, कब कब यूज किया जाता है एआई होमोलोगस। भाई एआई होमोलोगस में कर क्या रहे हैं, हस्बैंड का सीमन यूज कर रहे हैं, लेकिन कब कर रहे हैं, जब हस्बैंड डिपॉजिट नहीं कर पा रहा सीमन को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। तो क्यों नहीं कर पा रहा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, पेनिस में इरेक्शन ही नहीं हो रहा, कोई कंजेनिटल डिफेक्ट्स है पेनिस में, माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है, ओलिगो का मतलब कमी, स्पर्मिया का मतलब स्पर्म। अरे स्पर्म की कमी है जब फीमेल के मेल के सीमन में, जब मेल के सीमन में स्पर्म की कमी है, तुम उसको डायरेक्टली वेजाइना में छोड़ोगे, कुछ वेजाइना की एसिडिटी से मर जाएंगे, कुछ ऊपर ट्रेवल करते करते मर जाएंगे, इसलिए डायरेक्टली यूट्रस में ही छोड़ा जाता है उनको, ताकि अपन बात करें मरे नहीं, सफिशिएंट पहुंच जाए वहां पे, और एक जाकर के फाइनली जो है आपका जाइगोट बना लेना। और फीमेल में कब यूज करते हैं एआई होमोलोगस, जब वेजाइनाइटिस की कंडीशन हो, सर्विसाइटिस की कंडीशन हो, बहुत ज्यादा सिकड़ी हुई वेजाइना सर्विक्स है, तो स्पर्म अंदर जा ही नहीं पा रहा ना, तो इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्टली जो है यूट्रस में स्पर्म पहुंचा दिया जाता है। या फिर सर्वाइकल स्टेनोसिस, वही है सर्विक्स बहुत सिकुड़ा हुआ हो, अपन बात के स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है, संकीर्णता, सिकुड़ना, अपन बात करें ना। तो मेन बात अपन ने क्या बात की, एआई होमोलोगस कब यूज करते हैं, जब मेल में क्या क्या दिक्कत हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या कोई कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज इन पेनिस, या फिर अपन बात करें तो माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया ना। तो ये कंडीशन हो तो मेल में अगर ये है तो एआई होमोलोगस यूज करेंगे। फीमेल में अगर वेजाइनाइटिस, सर्विसाइटिस, सर्वाइकल स्टेनोसिस की कंडीशन है तो एआई होमोलोगस यूज करेंगे ना। सीधी सी बात है, जब मेल का सीमेन फीमेल में नहीं जा पा रहा, किस किस वजह से, या तो मेल में ये दिक्कत हो सकती है या फीमेल में दिक्कत हो सकती है ना। अब अपन बात कर रहे हैं एआई डोनर कब यूज किया जाएगा ना। देखो एआई डोनर कब यूज करेंगे, जब स्टरलिटी है हस्बैंड में ना, एजोस्पर्मिया की कंडीशन है ना, स्पर्म ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे, एब्सोल्यूट एजोस्पर्मिया, स्पर्म ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो अपन बात करें तो फिर तो स्पर्म ही नहीं है, तो क्या करेंगे उसके सीमन का, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो इसलिए डोनर का सीमन लिया जाएगा। हेरिडिटरी या जेनेटिक डिजीज है कोई हस्बैंड में, अपन बात करें तो, या कोई विडो है, हस्बैंड ही नहीं है, या फिर सीवियर आरएच इनकम्पेटिबिलिटी है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस पढ़ा होगा ना आपने, तो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी है तो भी अपन जो है एआई डोनर का यूज करते हैं ना। तो एआई डोनर कब कब यूज करेंगे, जब तो सीमन ही नहीं, मतलब स्पर्म ही नहीं बन रहे, या कोई जेनेटिक डिजीज है हस्बैंड के अंदर जो बच्चे में चली जाएगी, अगर उसके सीमन यूज कर लिया तो, उसके स्पर्म यूज कर लिए तो बच्चे में अपन डिजीज पैदा नहीं करना चाहते, इसलिए हस्बैंड के स्पर्म यूज नहीं करते हैं ना। कोई विडो है, हस्बैंड ही नहीं है बेचारी के, और सीवियर आरएच इनकम्पेटिबिलिटी है तो भी डोनर का सीमन, डोनर के स्पर्म यूज किए जाएंगे, ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। अब डोनर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, कब कब जो है डोनर अपना सीमेन दे सकता है, मतलब स्पर्म दे सकता है, कौन हो सकता है डोनर। सबसे पहली बात तो वो मैरिड होना चाहिए, क्योंकि हमने बोला था डोनर की वाइफ की कंसेंट चाहिए, भाई वो मैरिड ही नहीं है तो उसकी वाइफ कहां से लाओगे। और एक उसके पास हेल्दी चाइल्ड होना चाहिए, जिससे हमें पता लग जाए कि हाँ इसके स्पर्म मतलब गुड है, इस प्रकार से हेल्दी है ना। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी होनी नहीं चाहिए उसमें, कोई अनरिलेटेड टू द कपल से रिलेटेड नहीं होना चाहिए वो, जिससे जो जेनेटिक डिजीज है उनके फैलने के चांसेस ना हो। 40 साल से कम उसकी उम्र होनी चाहिए, और प्रेफरेबली सेम रेशियल बैकग्राउंड सेम रेशियल होना चाहिए, मतलब इंडिया का है तो इंडिया का ही, ऐसे बाहर का नहीं, मतलब आसपास का हो, ज्यादा दूर का ना हो, इस प्रकार से। तो ये डोनर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। अब अपन मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, कि क्यों आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जरूरी है, मतलब एमएलसी क्या है, इसके मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो
आता है इम्पोर्टेंसी ग्राउंड, इफ एआई इज परफॉर्म्ड ड्यू टू हस्बैंड इम्पोर्टेंसी नलिटी ऑफ मैरिज कैन स्टिल बी ग्रांटेड। तो मेन बात क्या है, अगर एआई हस्बैंड की इम्पोर्टेंसी की वजह से करवाया जा रहा है तो नलिटी हो सकती है, इसमें फीमेल नलिटी ऑफ मैरिज के लिए अप्लाई कर सकती है, बिल्कुल अलाउ है ये ना। अगर हस्बैंड इंपॉर्टेंट है, फीमेल एआई करवाना चाहती है और एआई करवाने के बाद वो हस्बैंड की नलिटी मतलब नलिटी ऑफ मैरिज चाहती है तो बिल्कुल नलिटी कैन बी ग्रांटेड, ध्यान रखना इस प्रकार से हो जाएगी वो ना। कंसेंट वायोलेशन अपन बात करें तो अगर एआई इज डन विदाउट हस्बैंड कंसेंट, हस्बैंड कैन फाइल ए डाइवोर्स केस। अगर हस्बैंड की कंसेंट के बिना एआई करवा लिया आपने, मतलब कौन सा एआई डोनर आपने करवा लिया, तो हस्बैंड डाइवोर्स केस के लिए फाइल कर सकता है, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। चाइल्ड लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी का मतलब होता है कानूनन मान्यता, तो ध्यान रखना है एआरटी के थ्रू, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू, या फिर अपन बात करें तो एआई के थ्रू अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो लीगली लेजिटिमेट है, कानूनी रूप से मान्य है वो बच्चा, ध्यान रखना इस प्रकार से, ठीक है ना। एडल्ट्री, एआई इज नॉट कंसिडर्ड एडल्ट्री एज नो डायरेक्ट फिजिकल सेक्सुअल इंटरकोर्स अकर्स ना, एडल्ट्री को नहीं मानता एआई है ना, मतलब एआई में एडल्ट्री की कोई कंडीशन नहीं होती, हम कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करवा रहे किसी की वाइफ का किसी के हस्बैंड के साथ, हम तो हस्बैंड का सीमन ले रहे हैं और किसी की वाइफ में वो है इंजेक्ट कर रहे हैं ना, कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करवा रहे उनके बीच में ना, तो एडल्ट्री नहीं आएगी यहाँ पे, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। इंसेंट रिस्क, रिमोट रिस्क ऑफ इंसेंटियस रिलेशन बिटवीन डोनर्स चाइल्ड एंड रेसिपिएंट्स चाइल्ड ना, बिल्कुल ये हो सकता है, मान लो कि डोनर ने अपना सीमेन दे दिया किसी दूसरे की वाइफ में, उसके बच्चा हो गया, तो फ्यूचर में ये भी तो संभावना है कि डोनर के बच्चे और जो आपके रेसिपिएंट थे उनके बच्चों में आपस में शादी हो जाए, तो फिर आगे जो उनकी बच्चे होंगे उसमें जो है जेनेटिक डिजीज होने के चांसेस हो सकते हैं, बिल्कुल ये तो हो ही सकते हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से। और तो ये एक तरीके से इसका साइड इफेक्ट कह सकते हैं अपन, एक इंसेस्ट की तो हो ही गई कंडीशन, ध्यान रखना इस प्रकार से, ठीक है ना। और एक लिटिगेशन आता है, इफ चाइल्ड बोर्न थ्रू एआई इज डिफेक्टिव कपल कैन सू डॉक्टर ना, तो ध्यान रखना ना, एआई के थ्रू कोई चाइल्ड हुआ है अगर वो डिफेक्टिव निकलता है तो डॉक्टर के ऊपर केस फाइल हो सकता है, ध्यान रखना है, ओबीजी गायनी वाले के ऊपर, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, सरोगेसी की। तो सरोगेसी की बात करें, डेफिनेशन लीगल फ्रेमवर्क, तो एआई की बातें समझ में आ गई होंगी, एआई होमोलोगस, एआई डोनर, डोनर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या रिलेशन होना चाहिए डोनर का, इस प्रकार से कब कब यूज करते हैं एआई होमोलोगस, एआई डोनर, मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस क्या है उसकी सारी बातें ध्यान रखनी है इस प्रकार से ना। अब अपन बात कर रहे हैं सरोगेसी के डेफिनेशन की, लीगल फ्रेमवर्क की है ना। तो देखो सरोगेसी का मतलब होता है एक अरेंजमेंट है ना, जहां पे एक वुमन एग्री हो जाती है किसी दूसरे के बच्चे को अपने यूट्रस में कैरी करने के लिए एंड बर्थ देने के लिए, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो सरोगेसी का क्या मतलब है, किसी दूसरे कपल के बच्चे को कोई फीमेल अपने यूट्रस में कैरी करने के लिए, मतलब पालने के लिए और बर्थ देने के लिए जब एग्री हो जाती है तो उस मदर को कहते हैं सरोगेट मदर, और ये फिनोमिना है सरोगेसी है ना। सरोगेसी इज एन अरेंजमेंट वेयर ए वुमन एग्रीज टू कैरी एंड गिव बर्थ टू ए बेबी फॉर अनदर पर्सन और कपल एंड दैट वुमन इज नोन एज सरोगेट मदर। तो ध्यान रखना सरोगेट मदर वही है, ए वुमन हु बाय लीगल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीज टू बियर द चाइल्ड फॉर एन इंटेंडिंग कपल है ना। तो समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। तो किसी दूसरे के बच्चे को अपने यूट्रस में पाल रही है और जन्म दे रही है वो मदर, वो सरोगेट मदर है, और ये फिनोमिना सरोगेसी है। दो तरीके की सरोगेसी होती है, कॉमर्शियल सरोगेसी, एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। कॉमर्शियल सरोगेसी का मतलब होता है, कॉमर्शियल का मतलब ही क्या होता है, वाणिज्य है, पैसे के लिए कुछ काम किया जाए। तो ये सरोगेसी जो पैसे के लिए की जाती है इंडिया में इनवैलिड है, प्रोहिबिटेड है, इंडिया में अलाउड नहीं है चीजें ना। तो इन्वॉल्व पेमेंट बियॉन्ड स्टैंडर्ड मेडिकल बिल्स है ना, तो मेडिकल बिल्स तो पेमेंट करने पड़ेंगे, इसके अलावा भी सरोगेट मदर को कुछ देना पड़ता है। तो ये कॉमर्शियल सरोगेसी हो गई। फिर आता है एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है किसी के ऊपर परोपकार कर देना ना। तो सीधी सी बात है, कंडक्टेड आउट बाय लव अफेक्शन एल्ट्रुइज्म, ये तो आपने देखी भी होगी है ना, किसी दूसरे के लिए कोई बच्चा पैदा कर रही है अपन बात करें तो ये लीगली अलाउड होती है इंडिया में, कोई मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं होता है यहाँ पे। हाँ, हॉस्पिटल इंश्योरेंस चार्जेस ये तो उनको
देने पड़ेंगे जो इच्छुक है जो कपल, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो मेन बात क्या अपन ने बात की, कॉमर्शियल सरोगेसी, अल्ट्रोस्टिक सरोगेसी। कॉमर्शियल सरोगेसी इंडिया में अलाउड नहीं है, अल्ट्रोस्टिक इंडिया में अलाउड होती है। कॉमर्शियल में पैसे लेती है सरोगेट मदर, फ्री में नहीं करती है, जबकि अल्ट्रोस्टिक में फ्री में करके देती है, वो लव अफेक्शन की वजह से, आपस में प्यार हो उनके वजह से। और ध्यान रखना इंडिया में अलाउड होती है अल्ट्रोस्टिक। इसमें बस हॉस्पिटल का जो भी खर्चा आया है मतलब प्रेगनेंसी में और आपका डिलीवरी में, वो सब आपके जो इंटेंडिंग कपल हैं, जो इच्छुक कपल हैं, उनको देना पड़ेगा, वो सरोगेट मदर नहीं देगी वो। बाकी सरोगेट मदर को कुछ नहीं देना इसमें, अल्ट्रोस्टिक सरोगेसी में, ध्यान रखना इस प्रकार से है ना। तो अब अपन बात, ठीक है ना। तो मेन बात अपन ने क्या बात की, अपन बात कर रहे हैं अब सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट की ना। तो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, बस सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट देखते हैं, वर्जिनिटी फिर अगले लेक्चर में देखेंगे, यहाँ से अगले लेक्चर में देखेंगे, इस प्रकार से लंबा हो जाएगा नहीं तो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 क्या कहता है सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट, ओनली अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी इज परमिटेड, कॉमर्शियल सरोगेसी इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड इन इंडिया। ध्यान रखना इस प्रकार से है, तो केवल अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी ही अलाउड है इंडिया में, जो आपकी कॉमर्शियल सरोगेसी है वो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। और ये एक्ट स्पेसिफाई करता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इंटेंडिंग कपल एंड सरोगेट मदर, है ना। हर कोई मदर सरोगेट नहीं कर सकती या हर कोई कपल सरोगेसी के लिए अलाउड नहीं होते। कुछ स्पेसिफिक कपल होते हैं जिनकी सरोगेसी के लिए अलाउड किया जाता है, जिनको कुछ वुमेन ही होती हैं जो सरोगेट मदर बन सकती है, वो भी जीवन में सिर्फ एक बार। अपन पढ़ेंगे अभी सरोगेट मदर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इंटेंडिंग पीपल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ध्यान रखना सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 एक तो ये कहता है अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी अलाउड है, कॉमर्शियल अलाउड नहीं है। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता है इंटेंडिंग कपल का, सरोगेट मदर का, और एक मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस बताता है जो भी सरोगेसी की वजह से चाइल्ड बोर्न हुआ है उसके, है ना। तो ये है सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं इंटेंडिंग कपल के ना। कौन से कपल ऐसे हैं जो सरोगेसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो उनकी शादी को 5 या 5 साल से ज्यादा हो गए हो और प्रूव हो गया हो कि इनफर्टिलिटी कंडीशन है किसी भी एक पार्टनर की, ना। किसी भी एक पार्टनर की स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी कंडीशन है, शादी को 5 साल या उससे ज्यादा हो गया हो, तो वो सरोगेसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन होने चाहिए, एनआरआई भी एप्लीकेबल नहीं है। लिव इन कपल्स में नहीं होने चाहिए वो, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है ना, वैसे तो कानूनी चीजें होती हैं। लिव इन रिलेशनशिप में ये होता है शादी नहीं हुई होती उनके बीच में, बस वो ऐसे ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, शादी नहीं होती उनके बीच में, ना। तो ध्यान रखना इस प्रकार से। तो लिव इन रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, एनआरआई नहीं होना चाहिए, लीगली मैरिड कपल होने चाहिए, वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, विडो भी एलिजिबल है इसमें, डाइवोर्स्ड भी एलिजिबल है इसमें। और ध्यान रखना इस प्रकार से एक्ट स्पेसिफाई मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड बोर्न, तो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस भी बता देगा सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट। सरोगेट मदर कौन सी हो सकती है, जिंदगी में एक ही बार सरोगेट कर सकती है, कैन ओनली बी सरोगेट वंस इन अ लाइफ टाइम। एज होनी चाहिए 25 से 35 साल सरोगेट मदर की, और हेल्दी चाइल्ड होना चाहिए कम से कम एक इसका भी, जैसे एआई डोनर के क्राइटेरिया पड़े थे वैसा इसमें भी है। मैरिड होनी चाहिए, मस्ट बी क्लोज रिलेटिव, वहां पर क्लोज रिलेटिव नहीं था एआई डोनर में, यहाँ पे क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए वो, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। अब बात कर लेते हैं मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस एंड मोड्स ऑफ सरोगेसी। तो मोड्स ऑफ सरोगेसी पढ़ लो, तो क्या क्या हो सकता है मोड्स, या तो हस्बैंड का स्पर्म ले लो प्लस वाइफ का ओवम ले लो, जाइगोट बना करके जो भी सरोगेट मदर है उसके वोम में डाल दो ना, या फिर डोनर का स्पर्म ले लो, वाइफ का ओवम ले लो, जाइगोट बना करके उसमें डाल दो, या फिर डोनर का स्पर्म प्लस में सरोगेट मदर का ओवम ले लो। एक कंडीशन और छूट गई इसमें, कौन सी, डोनर का स्पर्म प्लस में कौन सी छूट गई इसमें, हस्बैंड स्पर्म प्लस में सरोगेट मदर ओवम छूट गई, वो नहीं लेते इसमें, ध्यान रखना इस प्रकार से, लिख तो रखी नहीं है। तो इन सबको इंप्लांट कर दिया जाता है सरोगेट वोम में, ध्यान रखना ना। ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है मेनली इसमें। फिर मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी, चाइल्ड बोर्न थ्रू सरोगेसी इज लेजिटिमेट, बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ इंटेंडिंग कपल, ध्यान रखना है। अगर सरोगेट मदर ये दावा करती है कि ये उसका बच्चा है, तो कानूनी नहीं वो उसका बच्चा नहीं है, वो इंटेंडिंग कपल जो है उनका बच्चा है, वो ध्यान रखना है। सेक्स सिलेक्शन इज स्ट्रिक्टली नॉट परमिटेड, तो सेक्स सिलेक्शन तो अलाउड है ही नहीं। और अबंडमेंट ऑफ चाइल्ड लीगली पनिशेबल ऑफेंस, अगर इंटेंडिंग कपल बच्चा पैदा होने के बाद उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो कानूनी वो पनिशेबल होगा, ध्यान रखना है ना। तो जो बच्चा पैदा हुआ है वो इंटेंडिंग कपल का है, अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो इंटेंडिंग कपल पनिशेबल है, और सेक्स सिलेक्शन अलाउड नहीं होता। तो ये है अपना चैप्टर लेक्चर 1। दूसरा लेक्चर अभी देखेंगे वर्जिनिटी, इसमें ध्यान रखना है इस प्रकार से।